1945 में यूएस ने एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट करी थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। आज उसको 80 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या इसके पीछे के रीजंस थे? और जेट स्ट्रीम्स के बारे में अमेरिकन्स को भी पता चलता है। ऐसा नहीं था कि पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी, जापानीज साइंटिस्ट को पहले से ही जेट स्ट्रीम्स के बारे में पता था। हुआ क्या था, जब ये बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे तो उस टाइम पे फ्यूल की शॉर्टेज हो जाती है, पर कुछ हवाएं थी जिन्होंने लैंडिंग करवाने में हेल्प कर दी। तो ऐसी पावरफुल हवाएं जो डेंजरस भी हो सकती हैं पर एट द सेम टाइम हेल्पफुल भी हो सकती हैं, तो इनको भी जेट स्ट्रीम्स का पता लगा। अब ज्यादा रिसर्च शुरू कर दी गई इन जेट स्ट्रीम्स के ऊपर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है ओपेनहाइमर, जो कि साइंटिस्ट डायरेक्टर भी थे, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स भी बोला जाता है। और जैसे ही प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर टेस्टिंग कर लेते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की, तो इन्होंने देखा कि एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिलीज होती है। एक कंपोनेंट होता है जो एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, जिसे कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब ये जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, इसका एस्टिमेशन लगाया गया जब इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब चेक करा कि अराउंड 0.3 टू 0.5 किलो टन तक की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। पर नहीं, जब इन्होंने टेस्टिंग करी तो ये एनर्जी 50 गुना ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। और ये खुद भी हैरान ही रह गए, खुद डर भी गए। और भगवत गीता का एक कोटेशन भी इनके मुंह से निकलता है कि आई बिकम अ डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, भगवत गीता में ये काफी बिलीव रखते थे। बेशक इंडिया के बहुत मॉडर्नाइज खुद को बोलते हैं कि हम तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते, बट देखो यहाँ पे जो कोटेशन भी निकल के आया वो भी भगवत गीता से था। नाउ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इवन जो लोग सरवाइव कर गए थे जब ये एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जापान के अंदर, वो कुछ सरवाइव कर जाते हैं। उनके लिए एक टर्म यूज करी गई थी, हिबा कुशा। ये हिबा कुशा कौन थे? दे वर सर्वाइवर ऑफ दिस एटॉमिक बॉम्ब ट्रेजेडी। ठीक है, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। अब चलते हैं कि क्या रीजंस थे जिस वजह से यूएस की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर टू में। अब 1939 से लेके 1945 वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड चलता है। वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे नहीं कंप्लीट करवाऊंगी, हाँ थोड़े थोड़े फैक्टर्स आएंगे। जैसे नाजीज की बात होगी तो आपको जर्मनी स्ट्राइक कर जाएगा, एक्सिस ब्लॉक भी जिसको बोला जाता था, इनकी एडवांसमेंट चल रही थी। तो यूएस ट्राई कर रहा था कि मैं पीछे रहूं, पर जापान एडवांस करने की ट्राई कर रहा था। अब जापान ने जैसे ही अपना ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हवाईयन आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में पर्ल हार्बर वाले एरिया पे जैसे ही जापान ने अटैक करा, यूएस की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जापान से सरेंडर करवाना पड़ेगा। और उतने में ही ना एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी किसने भेजी उसके बारे में बताती हूँ, पर उससे पहले प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में देखते हैं। तो ये यूएस का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सिक्रेटिव मिशन था। और कहाँ शुरू करा, ये देखो, ये न्यूयॉर्क आ गया और यहाँ पे लोकेशन है मैनहट्टन। यहाँ पे से इनिशिएट करा गया। क्या पर्पस था? एटॉमिक बॉम्ब बनाना है। क्यों बनाना है? जापान से सरेंडर करवाना है। और एटॉमिक बॉम्ब ही क्यों बनाना है? ताकि ज्यादा कैजुअलिटी ना हो। ये यूएस का पर्सपेक्टिव था। अभी देखना कैजुअलिटी का नंबर, और उसके बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं और उससे क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, ये किसने टेस्ट करा और किसने बनाया? तो आंसर है आपके पास यूएस। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो कितनी टोटल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आपको मिलती हैं। पहले तो आपने यूएनएससी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। P5 कंट्रीज यानी कि परमानेंट 5 कंट्रीज भी जिसको बोलते हैं। टोटल तो वैसे इसमें 15 मेंबर्स हैं, पर 10 मेंबर नॉन परमानेंट है। तो कौन कौन है? यूएस। 1945 में आपके पास एक एग्जाम्पल है जब फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन इस तरीके से यूज करे गए थे। तो यूएस आ गया। यूएस के बाद सोवियत यूनियन ने टेस्टिंग करी थी। फिर आपका यूके आता है, देन फ्रांस था, उसके बाद चाइना था। ठीक है, और ये तो आ गए टोटल 5 कंट्रीज। फिर एनपीटी वगैरह है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद इंडिया आ गया, इजराइल आ गया, पाकिस्तान है, देन नॉर्थ कोरिया है। इनके पास भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी कि न्यू वेपन स्टेट्स आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आई। और जापान के मैप पे देखोगे तो अगर होकाइडो, होन्शु, नीचे आ जाओ बिल्कुल क्यूशु के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे नागासाकी आ जाएगा, हेयर इज हिरोशिमा। और इन्हीं दो जगहों के बीच में एक और जगह है कोकोरू, जहाँ पे एक्चुअल में टारगेट करा गया था जब नागासाकी वाला मिशन कंडक्ट करा यूएस ने। तो अब बिल्कुल स्टेप्स में चलेंगे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, तो सारी चीजों को कवर करेंगे। टाइम फ्रेम क्या है? 1939 से लेके 1946 का। मेन टारगेट क्या है कि ये जो एक्सेस ब्लॉक है, जर्मनी
जर्मनी जिसमें आ गया, नाजीज आप सुनते हो, तो इनकी जो एडवांसमेंट हो रही थी उनको रोकना था। अलॉन्ग विद दिस जापान को भी रोकना ही था, ये पर्पस तो था ही, जापान से सरेंडर करवा लेते, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नहीं तो एंट्री कर लेनी थी, यूएसएसआर था उस टाइम पे, तो वो नहीं चाहते थे यूएस वाले कि यूएसएसआर की एंट्री हो, क्योंकि फिर उन्होंने भी हिस्सा मांगना था कि अब हमें भी हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो वो वर्ल्ड वॉर टू की स्टोरी है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये दो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते हैं, वन वाज लिटिल बॉम्ब और दूसरा था फैट मैन। जो लिटिल बॉय था और उसको, वो यूरेनियम बेस्ड था। अब यूरेनियम का क्या रोल होता है, प्लूटोनियम का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी बताती हूँ। और जो फैट मैन था ये प्लूटोनियम बेस्ड था। दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कैसे इनको यूज करा जाता है आगे बताएंगे। आउटकम क्या निकल के आई, हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्बार्डमेंट करी, और जो यूएस का मेन मोटो था कि जापान सरेंडर कर दे, उन्होंने एक्चुअल में सरेंडर कर दिया, क्योंकि लॉस ही इतना ज्यादा हो गया, कैजुअलिटीज ही बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब की फिगर्स कौन कौन थी, नंबर वन ओपेनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इनकी फोटोग्राफ्स ऐसी मिलती हैं, चेन स्मोकर की कैटेगरी में काउंट होते थे, एंड लास्ट में जब डेथ हुई थी तो कैंसर की ही वजह से हुई थी, एक्सेसिव स्मोकिंग अगेन। नाउ साइंटिफिक डायरेक्टर कौन थे, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स भी इनको बोला जाता है। जनरल लेस्ली ग्रोव्स, ये मिलिट्री हेड थे इस प्रोजेक्ट के, क्योंकि मिलिट्री तो चाहिए होती है। इवन जब इंडिया ने अपना स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट करा था तो आपने देखा होगा मिलिट्री का एक एक्टिव रोल रहता है। और उसके बाद आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड लियो जिलर्ड। ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो जिलर्ड थे, 1939 में इन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था कि नाजीज हो सकता है अपना एटॉमिक रिसर्च के ऊपर काम करें, और हो सकता है अगर रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो बॉम्ब तो बनाना ही है, ह्यूमन की ये हिस्ट्री रही है कि ऐसी चीजें बना दो फिर बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने हेल्प करा था प्रोजेक्ट में। कैसे हेल्प करा, एक तो लेटर लिख के करा ही करा, उसके अलावा रिनाउंड साइंटिस्ट हैं तो इनकी जो स्टडीज थी वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिसर्च साइट्स थी। सिंस ये सिक्रेटिव प्रोजेक्ट था तो इसके लिए साइट्स भी आपको छुपा के रखनी थी। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया न्यू मैक्सिको, जब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब प्रोजेक्ट मैनहट्टन को के अंडर जो एटॉमिक बॉम्ब्स को टेस्ट करा गया तो ये खुद ही दंग रह गए, खुद ही हैरान थे, खुद ही डर गए थे। तो ये जो न्यू मैक्सिको वाला एरिया है, यहाँ पे आपको काफी माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगी, वैलीज भी अच्छी मिल जाएंगी, थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया भी मिलेगा। तो यहाँ पे बॉम्ब्स का डिजाइन भी करा गया और उनको असेंबल भी करा गया। ओक रिज टेनेसी, ये वाला एरिया, ठीक है, इधर न्यूयॉर्क है ना आपका, यहाँ पे मैनहट्टन आप देख रहे हो, वॉशिंगटन वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे टेनेसी था। टेनेसी में काम किया गया यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर, न्यूक्लियर टेक वाले पार्ट में बता रही हूँ। हैनफोर्ड वॉशिंगटन, प्लूटोनियम की प्रोडक्शन यहाँ पे करी गई, ये वाला एरिया, यहाँ पे प्लूटोनियम के ऊपर फोकस करा गया, क्योंकि आपने देखा लिटिल बॉय में क्या था, यूरेनियम एलिमेंट डला हुआ था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड फैट बॉय जो था उसमें प्लूटोनियम डला हुआ था। इस तरह से बॉम्बार्डमेंट हुई थी, फिर यही कोटेशन निकला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब आते हैं न्यूक्लियर टेक वाले सेगमेंट में, पहला सेगमेंट डन जो हमारा प्रोजेक्ट मैनहट्टन था। अब आते हैं 2 बिलियन की कॉस्ट आ गई थी उस टाइम पे, जो प्रोजेक्ट मैनहट्टन हुआ था उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉस्टिंग लगी थी उस टाइम के हिसाब से, 1945। अब चलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक टर्म आएगी न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी जो सूर्य है ना उसमें चल रही होती है। फ्यूजन का मतलब है दो छोटी छोटी चीजें हैं आपस में मिलेंगी, बड़ी सी चीज बनाएंगे, प्लस एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, ये तो हो गया फ्यूजन, यानी कि दो चीजें आपस में कंबाइन हुई, फर्स्ट थिंग। दूसरी जो चीज आएगी दैट इज न्यूक्लियर फीजन। फीजन का मतलब है कोई बड़ी सी चीज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, प्लस एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज करेगी। ये आपने ब्रॉड सेगमेंट देख लिए। फिर आपने सुना होगा एटॉमिक बॉम्ब बोल रहे हैं ना, तो एटम भी होता है। ये एटम है हमारा, एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इसको ध्यान से समझना, तब आपको ये प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंदर जो लिखी है ना वर्ड्स, और आगे हिरोशिमा और नागासाकी पे जब इसको इंप्लीमेंट करा गया वो बेटर कनेक्ट हो पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया है, प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन का मतलब होता है समथिंग विच इज न्यूट्रल इन नेचर, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये तो हुई एटम की बात। अब आ जाओ वापिस अपनी स्लाइड के ऊपर, क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से आपको न्यूक्लियर साइट्स दिखेंगी, पर ये वाली जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पर्पज से करते हैं। अब देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डिपेंड करेगा आपने यूरेनियम की एनरिचमेंट कैसे करी है, उसको आप न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज करोगे या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह यूज करोगे, जो कि ह्यूमंस को हेल्प ही करेगा, बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करेगा। अब एक टर्म पढ़ी आपने पीछे जिसको बोला यूरेनियम एनरिचमेंट। अब 2% बताऊंगी, वन, अगर तो एनरिचमेंट आप 15 से 20% तक करोगे ना तो उसको आप बेटरमेंट के लिए यूज करोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करोगे, एनर्जी सेक्टर के अंदर यूज करोगे, अपने एसडीजीज को इंश्योर करोगे। पर अगर इसको 90% तक एनरिच कर दोगे तो मतलब आप क्या बना रहे हो, न्यूक्लियर
वेपन्स, जो कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी खत्म करने की टेंडेंसी रखता है। अब एटॉमिक नंबर्स आपने देखे होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन, वैसे ही नीचे वाली सीरीज में अगर आओगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो 92 है वो यूरेनियम का है, 92 एटॉमिक नंबर है और ऊपर लिखा है इसका एटॉमिक मास विच इज 238। अब जो एटॉमिक नंबर होता है हमेशा याद रखना कि ये प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है और चेंज कभी नहीं होता, फिक्स रहता है। वहीं पे जो आपका एटॉमिक मास होता है, जैसे 238 यूरेनियम के केस में बोला, इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके नंबर चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने सुना प्लूटोनियम, ये देखो यूरेनियम यूज हुआ लिटिल बॉय में, प्लूटोनियम यूज हुआ नेक्स्ट फैट बॉय के अंदर जो नागासाकी पे बॉम्बार्ड करा था। तो जो प्लूटोनियम है इसको भी एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करा जा सकता है। हमारा जो एटम होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका वजन ज्यादा होता है तो एक फोर्स होती है जो इनको बिल्कुल सेंटर में रखती है और इस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके साइड में मूव करता रहता है। आपने सुना होगा कि जैसे ही एनर्जी आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी एक टर्म होती थी केमिस्ट्री में, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो वहां पे आप एनर्जी डालते थे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते थे। मतलब ये हल्के होते हैं और इनको आप बाहर भी निकाल सकते हो और अंदर भी ऐड करवा सकते हो। देन आती है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसे बनती है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। मान लो मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, इसके अंदर टेंडेंसी आ जाए 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने की, इन 3 के पास अपनी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी आए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने, इन तीनों के पास अपनी अपनी एनर्जी आ जाए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने की, तो दैट्स हाउ चेन रिएक्शन वर्क। पर हर एक न्यूट्रॉन जब 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम आपने देखा, इनकी जो चेन रिएक्शंस हैं इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मिलेगी वो प्लूटोनियम की मिलेगी। अभी और आगे चलो, अभी और फैक्टर्स हैं इसमें। तो दैट्स हाउ इट रिवॉल्व, ये सारा मैंने आपको बताया। एटॉमिक नंबर हमेशा आप पैर पे लिखते हो, एटॉमिक मास हमेशा अपवर्ड साइड पे होता है। ये प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन देख लो, एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पर एटॉमिक मास यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्योंकि प्रोटॉन रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को, तो प्रोटॉन का नंबर तो फिक्स रहेगा। पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास को। अब जैसे इस केस में देखो, प्रोटॉन अपने को पता है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, न्यूट्रॉन 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। वैसे ही दूसरे केस में अगर देखोगे तो प्रोटॉन कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 1, तो इसमें आ जाएगा 2। और यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन तो 1 नहीं रहेगा क्योंकि इनका नंबर फिक्स है, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 2, तो इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज गोइंग टू बी 3। तो इसी के बेसिस पे इनके नाम बन जाते हैं, पहले वाले केस में प्रोटियम, दूसरे में ड्यूटीरियम एंड तीसरे में ट्रिटियम बन जाएगा। ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हमने देख लिया। तो इसी को क्या बोला? आइसोटोप। वैसे आइसोबार होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे पर उनके एटॉमिक मासेस सेम होंगे, पर अभी अपने को सिर्फ आइसोटोप चाहिए। आइसोटोप क्यों चाहिए? क्योंकि जब इनकी थ्योरेटिकल स्टडी शुरू होती है तो हेनरी बैक्वेरल थे, उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट्स का यूज करके लाइट जनरेट होती हुई देखी थी। तभी तो आज के सारे फील्ड्स के अंदर आप इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए देखते हैं। ये एक न्यूज आर्टिकल था, सीटीबीटी आपने सुनी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके तहत रशिया था पहले और बाद में विड्रू कर लिया था 2023 के अंदर। अब आ जाओ न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन। फ्यूजन मतलब दो चीजें आपस में जुड़ी, फीजन मतलब बॉम्बार्ड करके उनको तोड़ दिया, पर एनर्जी दोनों में ही प्रोड्यूस होगी। न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन को सिर्फ अभी तक चाइना ने इकट्ठे यूज करने के लिए बोला है कि 2030 तक ये हम प्रोड्यूस भी कर देंगे, और प्रोड्यूस करने के बाद लेट्स सी कैसे ये वर्क करता है। छोटा सा टारगेट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्यूजन और फीजन दोनों को ही यूज करेंगे। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन कैसी होती है? जो सन के अंदर चल रही है, हमारे तारों के अंदर चल रही है, जितने भी ये लाइट एमिटिंग सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अब देखो, आपने हाइड्रोजन की 2 फॉर्म्स देखी, एक देखी ड्यूटेरियम और एक देखी ट्रिटियम। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे मतलब है प्रोटॉन कितना है? 1, न्यूट्रॉन कितना होगा? 3 है, तो मतलब 2 होंगे, 2 + 1 = 3। सेम ऊपर देखोगे ड्यूटेरियम के केस में, तो प्रोटॉन कितना है? 1, और जो आपका एटॉमिक मास है वो किस बेसिस पे आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1, तो 1 + 1 = 2। अब जब आप इन दोनों को बॉम्बार्ड करवाओगे तो इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। प्रोटॉन देखो 2 आगे ना, अगर दोनों हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, ड्यूटेरियम का भी 1 और ट्रिटियम का भी 1, तो यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर आ जाएंगे, सॉरी 2 प्रोटॉन्स आपके पास आ जाएंगे। एंड न्यूट्रॉन कितने थे? ऊपर के केस में 1 था, नीचे 2 थे, तो टोटल 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये अनस्टेबल होता है, और जैसे ही अनस्टेबल होता है यहाँ से कोई स्टेबल एलिमेंट साइडलाइन हो जाता है। जैसे यहाँ देखो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ये बना हीलियम, और हीलियम को यही तो लिखते हो आप, 2 और ऊपर 4, मतलब 2 न्यूट्रॉन है उसमें और 2 प्रोटॉन है। पर एक न्यूट्रॉन जो बाहर निकला,
एक्सेसिव एनर्जी जनरेट करेगा और आगे चल के इसी तरह से ये चेन चलाता रहेगा, जो आपके न्यूक्लियर फ्यूजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपने सुना न्यूक्लियर फिजन, जिसमें क्या हुआ, बड़ी सी चीज थी और वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेगी। अब इसके लिए यूरेनियम का एग्जाम्पल लेंगे। यूरेनियम का आपने एग्जाम्पल अभी देखा कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, तो इसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले इसके प्रोडक्ट्स देख लो। एक यूरेनियम है आपके पास, न्यूट्रॉन इसके ऊपर आपने फेंका, जैसे ही फेंका वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसके बाद ब्लास्ट हुआ, क्रिप्टॉन बना, बेरियम बना और कुछ न्यूट्रॉन निकले। अब इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करना। ये आ गया आपका न्यूक्लियर टेक वाला पार्ट। और ऐसा नहीं है, अब जब हिरोशिमा और नागासाकी पढ़ रहे हो तो उसका बेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके साइंस एंड टेक में ये चीज इंक्लूडेड है, तो यू शुड नो। अब हुआ क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने क्या देखा, कोई बड़ी सी चीज थी, ये टूटेगी और छोटी छोटी चीजें बना देगी। ठीक है, ये छोटी चीजें बनाएगी और यहाँ पे साथ में क्या जनरेट होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। एनर्जी तो फ्यूजन में भी हुई और फिजन में भी जनरेट ही करेगी। अब इसमें एग्जाम्पल किसका देखा आपने, यूरेनियम का। एटॉमिक नंबर कितना था, 92, और एटॉमिक मास कितना था, 235। नेचर में यूरेनियम के आइसोटोप्स भी मिलते हैं, मतलब प्रोटॉन का नंबर फिक्स है। ये भी यूरेनियम 92 है और ये भी यूरेनियम 92 है, पर मैंने बोला आइसोटोप, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज करेगा। तो एक होता है आपके पास 235 और दूसरा है 238। देखो अब कुदरत ने क्या किया कि जो यूरेनियम 238 है वो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा है, और यूरेनियम 235 1% से भी कम है। ठीक है, और क्वालिटी वाला कौन सा है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 के अंदर मिक्स फॉर्म में आपको यूरेनियम 235 भी मिलेगा, पर उसके लिए फिर प्रोसेसेस लगानी पड़ेगी। गैसियस डिफ्यूजन आप सुनते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन सुनते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करा जाता है, और उनके मेथड से यूरेनियम 238 में से कौन सा निकाला जाता है, यूरेनियम 235, क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन बहुत स्मूथ होती है। एक तरह से ये पॉल्यूटेड सा आपको दिखेगा, ये वाला स्मूथ प्रोसेस के लिए चाहिए होगा। और ये जो चेन रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगी कि एक न्यूट्रॉन की वजह से तीन और इन न्यूट्रॉन की वजह से तीन और दैट्स हाउ इट चेन गोस ऑन, तो ये यूरेनियम 235 से अपने को मिलता है। पर जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा हर्डल क्या है, यूरेनियम 238 ज्यादा है और जो चाहिए यूरेनियम 235 उसकी क्वांटिटी कम है। अब एक बार बैक्वेरिल, जिनका एग्जाम्पल लिया, जिन्होंने फॉस्फोरेसेंस करवाई थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। अब इसको इमेजिन करो, 92 आप ऐसे प्लस के साइन बना सकते हो, पर मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, हम तो शॉर्टकट में बनाएंगे। ऊपर लिख लिया यूरेनियम 92 की, प्रोटॉन इसमें प्लस वाले 92 होंगे और बाकी जितने भी बचे वो न्यूट्रॉन्स में आप ऐड कर लो। अब बैक्वेरिल साहब ने क्या करा, एक दिन ऑटो ब्रिस वगैरह भी थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। इन्होंने एक न्यूट्रॉन हिट करवाया, किसमें, इस यूरेनियम 92 235 के अंदर। अब जैसे ये हिट करवाया तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी इसका कितना है, यूरेनियम 92, पर जैसे ये न्यूट्रॉन एंटर करता है तो अब ऊपर 235 की जगह पे हो जाएगा 236। और जैसे ये यूरेनियम 236 बना, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब है ये तो फट जाएगा, और जब ये फटेगा तो सारी चीजें अलग अलग हो जाएंगी। फीजन, फीजन मतलब टूटेगा और कुछ और चीजें बनाएगा जो कि साइज में छोटी होंगी। तो यहाँ पे निकल के आया क्रिप्टॉन, यहाँ निकल के आया बेरियम, और तीन हेवीली एक्टिव न्यूट्रॉन भी निकले। ये जो तीन न्यूट्रॉन निकले, अब ये भी क्या करेंगे, अगले यूरेनियम के साथ टकराएंगे और वहां पे दोबारा से तीन न्यूट्रॉन बनेंगे। ये भी अगले यूरेनियम के साथ टकराएंगे, अगले न्यूट्रॉन बनेंगे, ये भी अगली चेन के साथ और अगले न्यूट्रॉन बनेंगे। दैट्स हाउ दिस प्रोसेस गोस ऑन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करती है। और ये जो चेन रिएक्शन वर्ड आ रहा है, ये इसी का तो आ रहा है, चेन रिएक्शन। अब दूसरा आपने देखा प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का जो एटॉमिक नंबर था वो था 94। अब प्लूटोनियम को कैसे यूज करा जाता है, इस पे भी सेम ही प्रोसीजर लगता है, इस पे भी आप न्यूट्रॉन ही हिट करवाते हो। न्यूट्रॉन कहाँ से ले लेते हो, हाइड्रोजन का ले लेते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही है, तो उसका यूज कर लेते हैं। और उसमें आपने तीनों कंडीशंस देख ली, क्योंकि प्रोटीन वाले फॉर्म में तो 0 न्यूट्रॉन था, पर ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन था, ट्रिडियम में 2 न्यूट्रॉन थे। तो ये वाला जो होता है इसमें भी सेम बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है। तो अब आप इन सब चीजों को अगर ऐड भी करोगे ना, जैसे बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 था, क्रिप्टॉन का 36 था, इनको ऐड करना, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 92, और यूरेनियम का भी कितना था, 92। मतलब जो आपके प्रोटॉन है उनका नंबर फिक्स रहा। बाकी यहाँ पे 236 हो गए थे। अब ऐड करो 144 + 89, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और थे। एनर्जी जिन्होंने बहुत ज्यादा जनरेट करी, और कौन से वाली बोलते हैं, तो गामा रेज वाली बोलते हैं। दैट्स हाउ योर न्यूक्लियर फ्यूजन वर्क। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स थे वो इसी प्रोसेस का यूज करके बनाए गए। ये हमने साइंटिफिक चीजें देख ली। अब जैसे लिटिल बॉय में कौन सा यूज हुआ था, यूरेनियम। यूरेनियम के 2 छोटे छोटे कैप्सूल बनाए थे, क्योंकि इनकी जो चेन रिएक्शन है प्लूटोनियम के कंपैरिजन में कंट्रोल कर जाती है, तभी तो दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। और ये जो प्लूटोनियम बेस था, इसमें एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डाला हुआ था और उसने ही बॉम्बार्डमेंट करी थी। तो ये यूज हुआ था
फैट मैन के केस में। तो ये दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स थे जो कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन के केस में यूज हुए। इम्पैक्ट क्या हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया, रेडियो एक्टिविटी आपने सब जगह पे फैला दी, उसके बाद सरेंडर तो होना ही था, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और जो न्यूक्लियर एज है वो शुरू हो जाती है, जबकि कोल्ड वॉर की जो रेस चली हुई थी कि अपने को डोमिनेंसी करनी है। अब कोल्ड वॉर था क्या, अब यहाँ पे कोल्ड वॉर का मतलब है कि आप खुद डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हो, आप किसी और कंट्री का यूज करके उनको लड़वा रहे हो अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए। तो ये मेजर जो एथिकल और मॉरल क्वेश्चन थे वो उस टाइम से शुरू हुए, डिबेट में आए, क्योंकि आपने देखा 5 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, बाकी को एनपीटी के तहत मना कर रहे थे, पर बाकी जैसे इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने फिर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो आज के टाइम पे आपको 9 मिल रही हैं। डिबेट्स आज भी उठती हैं, पर आज सब कंट्रीज के पास क्या बहाना होता है, डेटरेंस। ठीक है, ये डेटरेंस के लिए बनाए हैं, दूसरे को डराने के लिए बनाए हुए हैं। उसके बाद यूएस ने क्यों बम्बार्ड करा जापान को, आई थिंक अब आंसर आपको क्लियर है। मेन था कि ये सरेंडर कर दे। सरेंडर क्यों करवाना था, कि ताकि ये जो वॉर है ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं, इनको हम रोक लें। और इनको लगा कि कैजुअलिटी वॉर में ज्यादा होगी मिलिट्री की, पर जब बॉम्ब गिराया, मतलब ये यूएस का पर्सपेक्टिव है, अगेन मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इसमें यूएस को डर था कि ऑपरेशन डाउनफॉल, जिसमें लैंड इन्वेजन करी जाती है, आप मिलिट्री का यूज करके लैंड को एक्वायर करते चल रहे हो, उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होनी थी। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेट करना था पावर को सोवियत यूनियन के आगे कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, ये देखिए हमने एटॉमिक बॉम्ब्स बना लिए हैं। क्या 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने तो यूज ही कर दिए यूएस वालों ने, सोवियत यूनियन ने 1949 में अपने टेस्ट कर लिए थे न्यूक्लियर वेपन, दो तीन 1949 45 4 साल का गैप पड़ा। उसके बाद रिटालिएशन था, क्योंकि अवॉइड कर रहे थे, हमने वर्ल्ड वॉर टू में एंटर नहीं करना है, और ऊपर से आइंस्टाइन और जो सिलर्ट थे उन दोनों की एप्लीकेशन आती है जिसमें कि नाजीज में भी एटॉमिक बॉम्ब्स को डेवलप कर लें, तो आपको भी करना चाहिए, तो एटॉमिक बॉम्ब तो बनना ही था। पर यहाँ पे पर्ल हार्बर पे जैसे ही जापानीज ने अटैक करा था, पैसिफिक ओशन, हवाईयन आइलैंड रीजन मैंने आपको मैप पे दिखाया, तो उसकी वजह से ये और ज्यादा ब्रूटल तरीके से एक्सीड कर गया और अमेरिकन की यहाँ पे एंट्री हो जाती है ऑफिशियल। और जापान भी मना कर रहा था कि हमने नहीं करना है सरेंडर, बढ़ना है तो बढ़ना है। हिरोमिता करके उनके एम्परर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी जो सिविलियंस थे उनका माइंड वॉश इसी तरह से करा हुआ था कि आपको इस वॉर में बने रहना है, ठीक है, कि एम्परर जो होता है उनकी मिलिट्री उनके साथ होनी चाहिए, जनता उनके साथ होनी चाहिए, दैट यू नो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उस पर नहीं मैं अभी जा रही क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर टू का पार्ट आ जाता है। अब 80 इयर्स हो चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी वाले कंडीशन को, तो जो अभी की जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और ये जो नया एरा चल रहा है न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन का, इसकी वजह से और ज्यादा फ्रेजाइल रिस्ट्रेंट हैं। इवन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर उससे भी पहले पहलगाम अटैक हुआ जिसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भी डिटरेंस का ही एग्जाम्पल शो करा गया। एक धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेगा, दूसरा बोलता है हमारे पास भी है, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ज्यादा आगे जाएं तो आपने रशिया वाला केस सुना कि आईएनएफ ट्रीटी से इन्होंने खुद को बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि यूएस ने पहले से ही विड्रॉ करा हुआ था। ये भी छोटे वाले जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूज करना चाहते हैं। एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, आगे चलते हैं। अब लिटिल बॉय पे आते हैं जो कि 6 अगस्त 1945 में 8:15 पे हिरोशिमा पे बम्बार्ड करा था यूएस ने। दूसरा आता है आपका, और इससे अराउंड 7,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। फिर आता है फैटमैन, यानी कि 3 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर दी जाती है। पर उस दिन कुछ हुआ था, क्या हुआ था सुनो अब ध्यान से। ये दिस इज योर लिटिल बॉय, दिस इज द फैटमैन। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू से पहले, अब जो नागासाकी वाला टारगेट करा ना, मैप पे आ जाओ, यहाँ पे इसको अटैक करवाना था, दिस पोर्शन, ठीक है, कोकोरू जगह थी यहाँ पे, और जहां से ये चले थे दैट वाज टीनियन आइलैंड, जहां से यूएस ने अपने एयरक्राफ्ट्स को भेजा हुआ था। तो अब फर्क कहाँ पे पड़ा उस चीज को देखो। फैटमैन के आगे आ जाओ, द फर्स्ट थिंग बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। अब जेट स्ट्रीम्स आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है प्रीलिम्स के पेपर में, आप क्वेश्चन उस टॉपिक से देखते ही हो। पर ये जो जेट स्ट्रीम्स थी ये 1920s में ऑलरेडी जापानी साइंटिस्ट को पता थी कि अपर एटमोस्फेयर के ऊपर, हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर आपको फास्ट मूविंग जेट स्ट्रीम्स मिलती हैं, और इनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे, और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो भी करती हैं। जब B-29 बॉम्बर जिसे बॉम्बार्ड करवाना था फैट बॉय, वो ऊपर जाता है जापान के अगेन, हिट करना था कोकोरू जो प्राइमरी टारगेट था, पर हिट हो जाता है नागासाकी, ऑफशोर पे ही हिट हो जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा सिविलियंस की डेथ होती है। तो बाद में पता लगा कि कोई तो हवाएं थी जो बहुत डेंजरस हैं,
200 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड पे मूव करती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। पर जो जापानीज थे, जैसे मेट्रोलॉजिस्ट थे वासाबुरु ओइशी, और इनके भी अलावा इन्होंने वेदर बलून्स का यूज करके इन जेट स्ट्रीम्स को फाइंड आउट कर लिया था। और जो एयरक्राफ्ट था अमेरिकन यूज कर रहे थे बॉक्स कार, दैट इज B-29, और सुपर फोर्ट्रेस भी इसको बोलते हैं, तो मेजर चार्ल्स स्वेनी इसको लीड कर रहे थे। अब नागासाकी के ऊपर जब ये क्लाउड आते हैं, विंड चलती है, तो इसकी वजह से फ्यूल की कंजप्शन भी इंक्रीज होने लगी। अटैक तो कर दिया, पर जब लैंडिंग करनी थी तीनियन रीजन पे, आगे आई थिंक मैप पे लगाया हुआ है, यस दिस पार्ट, ये देखो ये जापान वाला पार्ट है, यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट होनी है। और आइलैंड कौन सा है, तो दिस इज तीनियन, ये वाला आइलैंड, ठीक है। अब तीनियन आइलैंड से इन्होंने उड़ान भरी थी और यहाँ पे अटैक करना था, पर जब वापस आने लगे तो बेस पे नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे थे, फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा हो चुकी थी, आउट ऑफ फ्यूल ये कंडीशन बन चुकी थी। अब क्या हुआ, तीनियन जब आने लगे तो हवाओं ने इनको हेल्प करी, क्योंकि फ्लो गया था वेस्ट टू ईस्ट, और जैसे ही इस तरफ को आना शुरू करते हैं तो इनको हवाओं की हेल्प से लैंडिंग करने में इजीनेस रही। तब पता चला 1945 का, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंपॉर्टेंट रोल जरूर रहा कि जेट स्ट्रीम्स के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज शुरू कर दी गई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी उस टाइम पे हुई थी, डिस्कवरी तो बहुत पहले से हुई थी। और जापानीज लोग इसके लिए एक अलग टर्म भी यूज करते हैं, विच इज कोसोकू जिकी। तो मेजर चार्ल्स स्वीनी कहते हैं कि फ्यूल जब लो हुआ था फ्लाइट रिटर्निंग के टाइम पे, तो एक टेल विंड थी, स्ट्रॉन्ग हाई ऑल्टीट्यूड टेल विंड थी, जिसकी हेल्प से लैंडिंग सेफली हुई थी, दैट वाज द जेट स्ट्रीम। उसके बाद यूएस के जो ब्रिगेडियर जनरल थॉमस फेरल थे, अब बॉम्बिंग तो कर दी थी। अगर आपको पता चल चुका था कि जब हमने हिरोशिमा पे अटैक करा तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी से हो सकती है, वो तो टेस्टिंग पे ही पता लग गया था एनीवेज, जब प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ओपेनहाइमर की स्टेटमेंट। बट यूएस ब्रिगेडियर जनरल थॉमस फेरल कहते हैं कि जो कैजुअलिटीज होनी थी वो हो चुकी हैं, ये यूएस के हैं, और इन्होंने रिलीफ सेंटर्स भी बनवाए थे कि जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे, और उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाए। पर बाद में इन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी कि नहीं, अब जरूरत नहीं है, कोई रेडियो एक्टिविटी एनवायरमेंट में नहीं बची हुई है, और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत लंबे अरसे तक एनवायरमेंट के अंदर स्टे कर सकता है। तो यहाँ पे ये झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा फैलाई गई, और जो रिलीफ कैंप्स जापान में चल रहे थे उनको बंद करवा दिया। और रेडियो एक्टिव इफेक्ट जो होता है ये सालों साल देखने को मिलते हैं। अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, जादूगोड़ा रीजन, वहां पे पिछली 3 जनरेशन, जो जादूगोड़ा रीजन है जहाँ पे यूरेनियम 238 है, अब 238 है, वहां पे भी क्वालिटीज का मैंने डिफरेंस आपको बताया। तो वहां पे जब से काम कर रहे हैं, उनकी अब जाके 3rd जनरेशन जो है, उनके बॉडीज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। सेम इम्पैक्ट से जापान भी सफर हुआ है एक टाइम के ऊपर, जब एटॉमिक बॉम्ब्स यहाँ पे बम्बार्ड करे गए थे। तो ये जो हिबाकुशा टर्म आती है ये यहीं से आई। अब कुछ लोग थे जिनकी डेथ नहीं हुई थी, वो सरवाइव कर गए थे इस बॉम्बार्डमेंट के बाद भी, जिनको टर्म दे दिया गया हिबाकुशा। और आज के टाइम पे ये बोलते हैं कि जिनके भी पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो यूज नहीं करने चाहिए, उनको यूज मत करो। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने से भी पहले एक और चीज, ये SCSCS, इसको भी याद रखना। हुआ क्या था 1954 में, कैसल ब्रेवो, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा। इसको भी सुनी लो, अब हिबाकुशा पे आती हूँ दोबारा से। तो कैसल ब्रेवो पैसिफिक रीजन के अंदर थर्मोन्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली। पैसिफिक रीजन ऑलरेडी रिंग ऑफ फायर आप सुनते हो, इतनी सारी बॉम्बार्डमेंट्स करोगे आपको नहीं पता सबडक्शन हो रही है कॉन्टिन्यूसली, पहले ही बहुत सेंसिटिव जगह ये होती हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने थर्मोन्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पे करी, कैसल ब्रेवो कोड नेम दिया हुआ था उसको, तो इससे भी पावरफुल रेडिएशंस निकल के आई। और जब पावरफुल रेडिएशन निकल के आई, किसको पता लगा सबसे पहले, वहां पे फिशिंग बोट थी एक, ठीक है, मछुआरे थे, वो फिशिंग कर रहे थे, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनको हुआ, कईयों को चक्कर पड़ गया, 86 माइल्स अवे, इतना डिस्टेंस वहां से था, तो इतने एरिया तक उसका एक्सपोजर देखने को मिला। लकी ड्रैगन, ये फिशिंग बोट जो थी उसका नाम दे रखा है, तो इनको सबसे पहले इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हुई कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जनरेट हुए थे, रिलीज हुए थे ड्यूरिंग दिस बॉम्बार्डमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, तो उस टाइम पे कितनी रेडियो एक्टिविटी हमारे एनवायरमेंट में जनरेट हुई होगी। तो यहाँ पे ये आंसर था। और जो रेडिएशन सिकनेस है वो ऐसे नहीं होता कि 50 साल तक रहेगी, 60 साल तक रहेगी, अगली जनरेशन में उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन कॉज कर देती है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर प्रॉब्लम्स कॉज कर देती हैं, तो रेडिएशन सिकनेस देखने को मिली। इसी वजह से ये जो हिबाकुशास का ग्रुप था,
जो सर्वाइवर थे इन बॉम्बार्डमेंट्स के, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन ने ही सफर करना है, ठीक है। गलती तो खैर दोनों की ही यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यूएस का डिसीजन वाज वेरी ब्रूटल। अब हिरोशिमा पे बॉम्बार्डमेंट कर ही दी थी, नेक्स्ट नागासाकी की तरफ क्यों जा रहे थे? बेशक पानी में करनी थी बॉम्बार्डमेंट, पहले ही सुनामी वाली फ्रेजाइल जगह, आपको पता है वहां पे सबडक्शन होती है। तो मतलब इट्स शोकेस ऑफ पोलैरिटी कि हम कितने पावरफुल हैं। सोवियत यूनियन को ही नहीं दिखाना था, उसके बाद जियो पॉलिटिक्स भी तो कितनी चेंज हुई। आज के टाइम पे डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है, तभी तो सारे बोल रहे हैं कि नहीं हमें अपनी करेंसीज भी प्रमोट करनी है, क्योंकि डॉलर चमकता है। और जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया निहॉन हिंदांक्यो, इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 2024 में। और पावरफुल मॉरल केस है ये न्यूक्लियर वेपन्स का, जो यूज हुए कितने बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पर आज के टाइम पे हर स्टेट यही बोलती है कि हमने न्यूक्स को इसलिए रखा है ताकि डेटरेंस बनी रहे। इवन जब इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दी तो हमने भी यही बोला था 1998 के बाद। 2005 में हमने 5 स्टेप्स दिए थे कि हमने सिर्फ डराने के लिए बनाए हुए हैं, कभी भी हम पहले यूज नहीं करेंगे, पर हाँ किसी ने हमारे ऊपर यूज करे तो हम भी उनके ऊपर यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं देंगे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी कि आप यस करोगे जब भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो नॉन यूज के ऊपर इन्होंने मेन फोकस करा कि कोई भी ऐसे न्यूक्लियर अटैक ना करें। खैर 1945 में फर्स्ट और लास्ट अटैक था जो इस तरह से ब्रूटल लेवल पे हुआ था। और आज के टाइम पे सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स आप देखोगे, छोटे छोटे टारगेट्स हैं। इवन जो जिन ड्रोन्स का इंपॉर्टेंट रोल आ चुका है, तो आज के टाइम पे छोटे छोटे वेपन्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और प्रिसीजन अटैक्स ये कर सकते हैं। और टेक्टिकल न्यूक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब विजिबिलिटी, ना तो उनकी ट्रेसेबिलिटी होती है, ना वो रेडार के अंदर डिटेक्ट हो पाते हैं, ना ही उनको कोई इंटरसेप्ट कर पाता है। फटाफट से अटैक करते हैं, निकल लेते हैं। मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला प्रिंसिपल होता है कि खुद भी खत्म हो जाएंगे और जो अटैक था, टारगेट था, उसको भी अटैक कर लेंगे। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और लीगल पोजीशंस हैं। एनपीटीआई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आज के टाइम पे 190 मेंबर्स इसके आपको मिल जाएंगे। और सभी यही बोलते हैं कि हाँ जी हम नहीं अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। तो दैट इज एनपीटी, 1968 में आई थी, 1970 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। देन कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी जिसको बोलते हैं, रशिया ने 2023 में इससे विड्रू कर लिया था। यूएस इसका मेंबर नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो तो है ही नहीं इसमें, तो क्या ये ट्रीटी का कॉन्टेस्ट है? बस दिखाने के लिए कि हम नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बैन तो नहीं करा गया इसमें, बस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स को ही प्रोहिबिट कर दिया गया। अगेन खुद की सेफ्टी फर्स्ट लेके चलते हैं सारे। देन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये 2017 में आती है और इसका यूज और जो टेस्टिंग है न्यूक्लियर वेपन्स की उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। देन 1996 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस पॉइंट पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज लेके आते हैं, बट एट द एंड कोई डिसीजन, एक डिसीजन जैसे मैं बोलूंगी, जैसे कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लेके आते। मीडिएशन का काम तो करते हैं पर वो मीडिएशन ही रह जाती है। तो चलो इन्होंने भी खैर क्या बोला था कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज को देख के हमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना चाहिए। अगेन वेरी वीक स्टेटमेंट। देन न्यूक्लियर थ्रेट री इमर्जिंग इन द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन, उधर ईरान और इसराइल का वॉर था। और भी मल्टीपल स्टेट्स हैं जहां पे फाइट होती रहती है। इंडिया का एग्जांपल देख लो, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर। तो इन सभी केसेस में न्यूक्लियर डिटरेंस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक ने धमकी दी तो दूसरे भी उसको सेम चीजें बोली। अब न्यूक्लियर फ्री जोन्स भी बनाई गई हैं। हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है, डिफरेंट प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल भी हैं, ओशनिक प्लेट्स भी हैं। तो बोला एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लेट लोलोको। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा आपका और नीचे साउथ अमेरिका है। तो बोला कि जो लेटिन अमेरिका वाला पार्ट है और कैरिबियन रीजन वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग नहीं होगी। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ लेट लोलोको। अब पंजाब का जिसने भी पेपर देना है ये वाली ट्रीटी जरूर से पढ़ना। देन आते हैं साउथ पैसिफिक रीजन पे। अब ये वाला पैसिफिक रीजन आ जाएगा ना, यहाँ तो अटलांटिक ओशन है, फिर आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा, ऊपर की तरफ यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ रेरोटोंगा, रेरोटोंगा जो है ये साउथ पैसिफिक रीजन के लिए ट्रीटी लाई गई कि यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्री जोन अपने को रखनी है। नेक्स्ट आई आपकी ट्रीटी ऑफ बैंकॉक। यहाँ पे आ जाओ अब इंडिया वाला पार्ट, और ये आ गया आपका थाईलैंड वाला रीजन। अभी थाईलैंड और कंबोडिया का कॉन्फ्लिक्ट प्री विहार टेम्पल को लेके, तो इस रीजन में भी क्या बोल दिया गया? फ्री जोन रखना है। क्यों रखना है? रिंग ऑफ फायर भी दिखाई दे रही है, ये वाला जोन देखो, रिंग ऑफ फायर का पार्ट आ जाता है। अगेन नेक्स्ट है आपकी ट्रीटी ऑफ पैलिंडाबा। पैलिंडाबा अफ्रीकन जोन को फ्री रखने के लिए बोला गया था, तो न्यूक्लियर फ्री वेपन जोन यहाँ पे भी बनाई गई। देन आती है ट्रीटी ऑफ सेमी पैलेंटिस्क, ये सेंट्रल एशिया के लिए। अगेन सेंट्रल एशिया में के स्क्वायर यूटी स्क्वायर वाली कंट्रीज आप पढ़ते हो, मतलब किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये कंट्रीज क्या है? ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनको न्यूक्लियर फ्री जोन रखना है। और इन्हीं के साइड में तो ईरान है,
तभी तो ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगा रहे होते हैं यूएस वाले। चलो उसके अलावा दैट्स ऑल अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी। आई थिंक आपको मेजॉरिटी ऑफ द चीजें अब क्लियर होंगी इससे रिलेटेड। हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना यूजफुल होता है, कितना डेंजरस होता है, उसको भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करा। कैसे कैसे ये बॉम्बार्डमेंट करी थी। कोकरू नागासाकी जब अटैक करा गया तो कोकरू वाज द प्राइमरी टारगेट, कैसे नागासाकी हिट हुआ, जेट स्ट्रीम्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, ओपेनहाइमर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा। आई थिंक आपको काफी सारी चीजें अब पता चल गई होंगी इसको लेके। सो अभी के लिए इतना ही।